नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाउंडेशन बैच चल रहा है अपना, उसमें पजल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज एक छोटा सा टॉपिक लास्ट अपना बचा हुआ है पजल का। बाकी सब अपन टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं। वो है कंपैरिजन बेस्ड पजल। ऑर्डर यहाँ लिखा गया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग में कई बार इस चीज को पढ़ा दिया जाता है, तो मैंने रैंकिंग अलग से पढ़ा दिया है आपका, और ये कंपैरिजन बेस्ड पजल के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक तरीके की पजल टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, और इसके ऊपर बेस 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, जनरली 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो एकदम सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चन आए हुए, आईपीएस क्लर्क में आए हुए, और भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी अपन लोग करेंगे। बेसिकली इसमें 2-3 चीजें होती है, उनका ध्यान रखना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होता है। सबसे अच्छी बात है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लोग सही अप्रोच से जाएंगे तो। और उसके बाद में उसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन करने की भी टेक्निक होती है, तो आज की क्लास में पजल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 20 तारीख यानी कि कल, मतलब ये जो वीडियो आप बाद में भी देख रहे हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये अपलोड होगा उस दिन 19 तारीख होगी, और उसके अगले दिन 20 तारीख को रात 8 बजे हम एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। तो रात 8 बजे 20 दिसंबर को मेरे साथ ना जुड़ना ना भूलें। कई बच्चों ने ये तारीख पहले 24 भी देखी होगी, लेकिन आपका चूंकि एसबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसको 24 से 20 कर दिया है। तो मेरे साथ में कल रात 8 बजे आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। सभी को पता है कि हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं अपने फाउंडेशन बैच में। सारे के सारे पजल भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें एक पजल का नाम डे बेस मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो भी अपना हो चुका है। लास्ट आज पजल की क्लासेज जो है, सॉरी, डेजिग्नेशन बेस भी हो चुका है अपना। लास्ट एक कंपैरिजन बेस पजल ही बचा था, जो आज की क्लास में अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो पजल अपना कंप्लीट हो जाएगा। अपनी मंडे से लेके फ्राइडे तक रात 8 बजे क्लास यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाती है। इस बैच की बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, प्रॉपर तरीके से इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो रात 8 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़कर अपलोड किया गया वीडियो कंप्लीट तरीके से देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ सकते हैं रीजनिंग के अंदर, जो आपके कोई भी एक बैंकिंग एग्जाम हो सबके अंदर यूजफुल रहेगा। इसके बाद देखो अपना एक टॉपिक बचता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। इस टॉपिक को बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल नए तरीके से मैं इस बार पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि कल अपना फ्राइडे है। कल अपनी रात 8 बजे क्लास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आपको बताया ही अभी, क्योंकि कल रात 8 बजे अपना इवेंट आएगा, जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मंडे से आपका सिटिंग अरेंजमेंट में स्टार्ट करने जा रहा हूं, एकदम नए अंदाज में। तो जिन जिन बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट वीक है ना, वो मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। मंडे से रात 8 बजे आपकी क्लास एकदम से अपलोड हो जाएगी, और तरीके से बिल्कुल जीरो से उठाते हुए, बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए अपन लोग पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट की मंडे से क्लास आप लोगों की आ जाएंगी, और बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें लाइन टू लाइन पढ़ाते चलूंगा मैं आप लोगों को। अच्छे खासे लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड करूंगा। कई बच्चे मैथ्स की बात कर रहे थे, तो उनका जवाब कल मिल जाएगा कि मैथ्स का क्या होना है। जो भी बच्चे 2025-26 के अंदर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। मैथ रीजनिंग में कोई डाउट आता है तो लाइव डाउट क्लास भी मिल जाती है। यहाँ पर कोई समस्या आए तो इन 2 नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। BP35 कोड लगाओगे तो 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आप लोगों को। अब इसमें एक चीज नई ऐड कर देता हूँ, जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, इसमें अब साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और मॉक टेस्ट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के नहीं, हर एग्जाम के, दुनिया में जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट के, सारे लगभग सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे बैंक एग्जाम और सारे इंश्योरेंस एग्जाम के भी मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वो चीज भी जो एक कमी रह गई थी छोटी सी, उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट 2.0 पे अवेलेबल होंगी। और ये जो एप्लीकेशन है, यही एक हमारा ऑथेंटिक सोर्स है, जहां से हम लोग कोर्सेज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करते हैं। कहीं और अनऑथेंटिक कोर्स पे नहीं फंसना है। कोई डाउट आए तो कॉल व्हाट्सएप करके पूछ लेना, लेकिन किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें स्टडी मटेरियल ही चाहिए, तो हमने 300 रुपए के आसपास की प्राइस के अंदर ही पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे दिया गया है। अब एक अच्छी बात और बताता हूँ, इस स्टडी मटेरियल के साथ में अब आपको मॉक टेस्ट में मिला करेंगे। मतलब पूरा स्टडी मटेरियल और सारे के सारे मॉक टेस्ट भी इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इस स्टडी मटेरियल में ये सारा का सारा बुक्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो एकदम से प्रॉपर तरीके से आपके लिए सारी चीजें बनाई हुई है, तो आप इनको यूज कर सकते हैं बैंकर्स पॉइंट 2.0 एप्लीकेशन पे जाके। अब हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इतना छोटा क्वेश्चन शायद एग्जाम में किसी आरआरबी क्लर्क वगैरह में आ जाए, लेकिन अच्छे एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन बेसिक सीखने के लिए एक बार हम लोग ऐसे सरल क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में देखो आगे आप देखोगे ना,
तो हम लोग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे अभी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, तो एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क प्री 2023-24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ये भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। आजकल देखा गया है कि लगभग हर शिफ्ट में कंपेरिजन बेस का एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, तो बड़ा ध्यान से समझना है। अब देखो इसमें होता क्या है, कंपेरिजन बेस पजल का बेसिक क्या है, आपको क्या है 7-8 लोग, 6 लोग, 5 लोग, ऐसे कुछ लोग दे दिए जाएंगे, उनका हाइट दे दिया जाएगा, उनका वेट दे दिया जाएगा, उनमें कंपैरिजन करा लेगा, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है, ये वो है। तो फिर आपको एक सीक्वेंस बनानी पड़ती है, किसकी कम है या किसकी ज्यादा है। इसके अलावा क्या करता है एग्जामिनर, कई बार उसके अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन इस तरीके से देगा कि कई सारे केस भी बनते हैं, तो उनको अपन दिमाग में कैसे कैंसिल आउट करेंगे वो भी अपने को सीखना है। वेरिएबल वाला इसमें क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ज्यादातर प्री में नहीं आता है, तो इस क्लास में मैं वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है रिसेंट में जो एग्जाम हुए उसमें वेरिएबल वाला कंपेरिजन बेस में नहीं आया है क्वेश्चन प्री लेवल के ऊपर। मेंस लेवल पे आते हैं तो तब कर लेंगे अपन लोग। अब इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। सबसे पहले तो क्या रखना है कि हम लोग एक ही साइन का यूज करेंगे। जैसे बोला ए इज ग्रेटर देन बी, तो अपन लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। बोला सी इज लेस देन डी, तो अपन ऐसे लिखेंगे सी इज लेस देन डी। यानी कि साइन ऐसा वाला ही यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, एक ही साइन यूज करेंगे। तो ये कर लो, ये कर लो, ये करना आसान रहता है, इसी में सब जगह सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को, तो यही साइन अपन लोग यूज करेंगे, दूसरा करेंगे ही नहीं। तो इसी को यूज करना, चाहे लेस देन बोले तो भी इसी साइन को यूज करना है, लेस देन बोलेगा तो इधर आ जाएगा, बड़ा वाला इधर आ जाएगा, ग्रेटर देन बोले तो भी इसी साइन को यूज करना है, साइन एक ही यूज करना है। बाकी इंफॉर्मेशन को कैसे लिंक करते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, सब चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आराम से बिल्कुल बेसिक से सीखते चले जाएंगे। चलो जी, आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एक्स वाई जेड डी इन ए फैमिली हैव डिफरेंट वेट। वेट का कंपेरिजन कर लिया। वाई इज हेवियर देन ओनली 3 पीपल। जब भी ये बोले ना वाई इज क्या बोला इसने, वाई इज हेवियर देन ओनली 3 पीपल, ओनली जहां भी बोल दिया जाए इसका मतलब वो एक फिक्स चीज कर दी उसने कि ये जो 6 लोगों की पोजीशनिंग होगी इसमें ये कहां आएगा, इसको फिक्स कर दिया। जब तक ये फिक्स नहीं हो कि एक कोई भी बंदा 6 लोगों में से कहां पे पोजीशन करता है, तब तक अपन ग्रेटर देन लेस देन का पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। पूरा डायग्राम का मतलब जैसे यहाँ पे 6 लोग हैं ना, ठीक है, 6 लोग ही बोले हैं, तो 6 का जैसे ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये डायग्राम तब तक अपन लोगों को नहीं बनाना है जब तक अपने को किसी एक की फिक्स पोजीशन ना पता चल जाए 6 में से कहां आनी है। तब तक अपन क्या करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन लिखते रहेंगे। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें बड़ी फंसा देती है फिर, ठीक है। तो मैंने ये बना लिया। मैंने क्यों बनाया, ये क्वेश्चन ने यहां पर बोला है वाई इज हेवियर देन ओनली 3 पीपल। वाई सिर्फ 3 लोगों से ही बड़ा है, 3 से ज्यादा से बड़ा नहीं है। तो वाई 3 लोगों से बड़ा है, यानी 1 2 3, वाई इन 3 लोगों से ही बड़ा है, चौथे से बड़ा नहीं है। तो फिक्स पता चल गया, यहां पे आएगा भाई। बताओ वाई 3 लोगों से बड़ा है कि नहीं, 1 2 3। यहां कौन कौन आएंगे वो बाद में पता करेंगे, लेकिन वाई का इसने बोला वाई इज हेवियर देन ओनली 3%, वो 3 ही हो गए। ओनली आते फिक्स होगी चीजें, तब ये डायग्राम बना दिया। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखते जाएंगे फिर लास्ट में इसमें पुट करेंगे सारा का सारा। देखो क्या बोल रहे हैं, बी इज हेवियर देन ओनली डी। ध्यान रखना, इसमें भी ओनली आया है, इसका भी बड़ा मतलब है। इसने क्या बोला, बी इज हेवियर देन ओनली डी, बी केवल डी से ही बड़ा है। तो मान लेते हैं, एक बार अलग से लिखते हूं, डायरेक्ट इसमें पुट करना है आपको एग्जाम में, लेकिन यहां बताता हूं बी इज हेवियर देन डी, बी डी से हेवियर, लेकिन बोला बी डी से ही हेवियर है, किसी और से नहीं है। ओनली का मतलब ये, यानी कि इसके आगे कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये बी और डी कहां आएंगे, बी केवल डी से ही बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, तो ये लास्ट में आएंगे। बताओ बी इज ओनली हेवियर देन डी है कि नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल, बड़ा सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे पुट कर दी। फिर बोला ए इज नॉट हेवीएस्ट, ए हेवीएस्ट नहीं है, इसका मतलब ए यहां नहीं आएगा, तो इसे लिख दिया सिंपल एकदम तरीके से, एकदम सुलझे हुए तरीके से सोल्व करना है अपने को। एंड हिज वेट इज 60 kg, और इस ए का जो वेट है वो 60 kg है, लेकिन ए कहां आएगा अभी नहीं पता, तो साइड में लिख दिया। वेट ऑफ जेड इज 40 kg, जेड का जो वेट है ना वो 40 kg है। तो एक बात समझो, जेड का वेट 40 kg होगा तो ए से ये होगा कि नहीं होगा छोटा, इसका मतलब ही समझो, ये 60 किलो है तो जेड इससे हल्का होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ए और जेड ऐसे आना है, ए यहां नहीं आ सकता, तो ए या तो यहां आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी बचती है। अगर ए यहां आ जाएगा तो इधर जेड कहां जाएगा, फिर कोई पोजीशन ही नहीं बचती। इसका मतलब ए यहां आएगा, जेड यहां आएगा। ए का वेट 60 किलो है, जेड का वेट 40 किलो है, ठीक है। एक बंदा बच गया भैया, कौन बच गया, एक्स बच गया, वो यहां आ जाएगा। एकदम सुलझे हुए तरीके से सोचते हुए बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चन कर दिया। किसी क्लर्क लेवल के एग्जाम में अगर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो फोकट के नंबर है, विद इन 1 मिनट निकाल सकते हो। तो ये टाइम बचाने वाला टॉपिक है,
तो इसमें वैसे टाइम बचाना है अपने को। ठीक है जी, तो ये सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में भी ट्रिक होता है। बोला निम्नलिखित में कौन सबसे भारी है, ये तो अपन बता ही देंगे कौन सबसे भारी है भैया, एक्स है सबसे भारी है, तो आंसर हो गया आपका एक्स। बोला व्हाट विल बी द पॉसिबल वेट ऑफ वाई, वाई का पॉसिबल वेट क्या है, इस क्वेश्चन के लिए कर रहा था मैं कि वाई का पॉसिबल वेट क्या है। तो देखो पॉसिबल पूछा है, फिक्स वेट नहीं पूछा है, फिक्स वेट तो बता ही नहीं पाएंगे अपन को, पता ही नहीं है वाई का कितना है, पॉसिबल बताए। अब वाई का पॉसिबल वेट पूछा है अपन ने, तो आप ध्यान रखो वाई 60 से छोटा होगा 40 से बड़ा होगा बस, तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो 40 से बड़ा हो 60 से छोटा हो। तो देखो जी 40 से बड़ा हो 60 से छोटा, ये 60 से बड़ा है, ये भी 60 से बड़ा है, ठीक है, ये दोनों 40 से बड़े हैं नहीं, ठीक है, 40 और 60 के बीच का एक ही नंबर है वो है 52, तो यही आंसर। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो अपने को ध्यान नहीं होना चाहिए। ठीक बोला, यदि x का वजन 95 है तो x और a के वजन के बीच में अंतर क्या होगा, x का 95 दे दिया, x का बोल दिया भैया 95 वजन होगा, तो x और a के बीच में डिफरेंस क्या होगा बता दो, 35 होगा कि नहीं होगा, 35 हो गया भैया। ऐसे ये पॉसिबल वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ध्यान रखना है कैसे करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, कई बच्चों की शिकायत रहती है बार बार सर साइड में, हम वीडियो को रोक के क्लास को रोक के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये अच्छी आदत भी है, आप सब लोग भी डालो जिनको नहीं है। क्लास को रोको 1 मिनट, खुद से ट्राई करो, फिर देखो क्लास में कि क्या ऐसी कमी रहेगी कि मेरे से नहीं हो पाया, फिर उसको सुधारो धीरे धीरे। अपन बड़े ही सुलझे हुए तरीके बेसिक से सारी पजल मैंने पढ़ा दी है, अब आपके पाले में गेंद है कि भाई आप प्रैक्टिस कितना करते हो, और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत आसान तरीके से पढ़ा दूंगा सारा का सारा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। जो इस क्वेश्चन ऊपर आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 6 वायर्स इन ए टेबल। अब देखो जरूरी नहीं है वेट हाइट हो, कुछ भी हो सकता है, कंपेरिजन करता है करीब 2-4 चीजों में, 6 लोगों में कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। इन ए टेबल ए बी सी डी ई एंड एफ दे हैव डिफरेंट लेंथ, वायर दे दिया, वायर की लंबाई में कंपेरिजन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं E इज लॉन्गर देन C, E बड़ा है C से। अब देखो इस बात का भी ध्यान रखना, E ग्रेटर देन C बोल दिया तो कई लोग सोचेंगे E और C ऐसे ही आएगा, जरूरी नहीं है, यहां कोई आ जाएगा C इधर आ जाएगा तो भी E ग्रेटर देन C ही है, ठीक है। तो जब तक ऐसा नहीं बोले, अब ध्यान रखना इधर ही आएगा C से इधर, इसका मतलब ये ऐसे नहीं कि ये बगल अगल बगल ही आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है जी। E इज लॉन्गर देन C बट शॉर्टर देन D, बट किसके लिए आता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है, बट शॉर्टर देन D एंड B, D और B दोनों से क्या है, शॉर्टर है E, तो D और B में कौन बड़ा है कौन छोटा ये भी नहीं पता अपने को, तो D स्लेस B लिखेंगे, D और B से छोटा है कौन, E। अब D और B में कौन बड़ा है छोटा ये नहीं पता अपने को भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो इतना लिख दिया। लेकिन इसमें ये मत लिख देना D ग्रेटर देन B, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं, इसने बोला C से बड़ा E और E से बड़ा D और B, तो D और B में क्या कंपैरिजन ये नहीं पता अभी तक, तो इसको ऐसे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, A इज लॉन्गर देन D एंड B, A D और B दोनों से बड़ा है, यानी कि इस D B से बड़ा कौन होगा, A होगा। अभी भी D और B में नहीं पता अपने को कौन क्या है, आगे चलते। A इज नॉट लॉन्गेस्ट वायर, A सबसे बड़ा वायर नहीं है, देखो सही तो लोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका मतलब A से इधर कोई न कोई आएगा, क्योंकि A सबसे बड़ा नहीं है, अगर इधर कोई और आ जाता तो A सबसे बड़ा हो जाता, 6 में से तो यही हो जाता, तो A सबसे बड़ा नहीं है, इसका मतलब A के इधर कोई न कोई आएगा, ऐसे ही बड़ा होगा कोई न कोई, ठीक है। F इज 13 सेंटीमीटर, F की जो हो वो है वो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड E इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, E 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें F ही बचा था तो F यहां आ जाएगा, F 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब बोलोगे सर D और B में पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं, मत चलने दो सर, ये तो 5 ही लोग हुए, तो इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, F ग्रेटर देन A ग्रेटर देन D और B, इस रेस लगा के फिर लिख देंगे D और B, फिर लिख देंगे E, फिर लिख देंगे C, पता ही नहीं D इधर आएगा इधर आएगा, पर ऐसे लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी की बात है वो तो, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आराम से सोल्व कर सकते हो। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं, देखो इफ D इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन F, ठीक है, F से 5 सेंटीमीटर छोटा है D, यानी F माइनस D करोगे तो 5 आ जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ D, D की लेंथ क्या होगी ये पूछा है, ठीक है। F की पता है 13, तो D की बता देंगे भैया, F 13 है तो D इधर जाएगा, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 8 हो जाएगा। बताओ 8 अगर होता है तो D F से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो D बताओ F से 5 सेंटीमीटर छोटा है कि नहीं, 13 से 5 सेंटीमीटर छोटा, 8 होता है, 8 आ गया।
विच वायर हैज लीस्ट लेंथ, सबसे छोटा वायर की लेंथ कौन से, ई की लेंथ है सबसे छोटी, ठीक है। अब इसमें मैं क्वेश्चन ऐसे कर रहा था, मैं सोच रहा था कि डी और बी के बारे में कुछ पूछ ले, आपको पूछ लिया जाए अगर कि डी और बी में से बड़ा कौन है, तो आप बोलो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डाटा इनएडिक्वेट, ठीक है, इस तरीके से बताओगे। आपको पता चला तीसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो 1 2 3, तीसरा बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, तो आइदर बी और डी या फिर नन ऑफ दीज या फिर डाटा इनएडिक्वेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे ऑप्शन आंसर होंगे डी और बी के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा उस कंडीशन के अंदर, ठीक है जी। चलो भैया आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा लेवल अच्छा करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। दिख रहा है थोड़ा कट रहा है उधर, मैं इसको इधर कर देता हूं, हाँ जी, और इधर कर लेते, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अच्छा किया, 7 लोग हैं इसमें, थोड़ी लैंग्वेज भी अच्छी है इसके अंदर, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन कराए आ सकते हैं लेकिन बहुत ही इजी लेवल वाला एग्जाम में आएंगे, लेकिन ये अच्छे खासे एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। देखते हैं भैया क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सेटिंग बुक्स, ये बुक को सेट कर रहे हैं। ईच पर्सन, सेटिंग नहीं सेलिंग है, एक थोड़ा सा करेक्शन करना, सेटिंग में भी सोचा क्या सेटिंग करना भैया, सेलिंग कर लेना, मतलब स्पेलिंग पे ध्यान मत, सेलिंग मतलब बेच रहे हैं बुक्स को, कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना, यहां पे लिख देना बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं। ईच पर्सन सोल्ड ए डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, सब लोग बुक बेच रहे हैं 7 लोग, और अलग अलग नंबर की बुक बेच रहे हैं, तो कौन ज्यादा बेच रहा है कौन कम बेच रहा है उसमें कंपेरिजन करना है अब अपने। तो देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ईच पर्सन सोल्ड ए डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, ए सोल्ड मोर बुक्स देन जी एंड डी, ठीक है, ए जी और डी, अब जी और डी में से नहीं पता, उससे ज्यादा बुक्स बेच रहा है तो लिख देंगे वैसे, ठीक है, बट लेस देन ई, और ई से कम बेच रहा है, ठीक है जी, कर दिया काम तुमने, ठीक है। तो बोला इसने ए सोल्ड मोर बुक्स देन जी और डी से ज्यादा है, बट लेस देन ई, तो ई से कम बेच रहा है, जो था वो लिख दिया अपन ने। सी सोल्ड मोर बुक्स देन एफ, अब यहां कहीं नहीं लिख सकते, तो सी एफ से ज्यादा बेचेगा तो नीचे लिख दिया बस। डी इज नॉट द पर्सन हु सोल्ड द थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स, अब इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखेंगे, इसके लिए 7 लोग बना नहीं पड़ेंगे फाइनल अरेंजमेंट, तो बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग, हो गए कि नहीं हो गए 7 लोग, 4 3 7 हो। इसने बोला डी इज नॉट द पर्सन हु सोल्ड द थर्ड लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स, तीसरी सबसे कम बुक्स डी नहीं बेचेगा, यानी कि सबसे कम ये बेच रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि यहां डी नहीं आएगा आपका, तो लिख दिया मैंने कि यहां पे डी नहीं आएगा भैया। आगे बढ़ते, नाइदर जी नो डी सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, जीओडी लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि सबसे कम बुक नहीं बेचेंगे कौन, जीओडी, तो सबसे कम बुक वाले ये हैं, तो यहां पर जीओडी नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर भी जी और डी दोनों नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, बी सोल्ड द सेकेंड लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स, बी सेकेंड लिस्ट यानी कि सबसे कम ये बेच रहा है, दूसरे नंबर पे कम ये बेच रहा है, तो बी सेकेंड लिस्ट बेचेगा, तो बी को यहां लिख दिया। आगे बढ़ते, ई डिड नॉट सेल द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, तो भैया ई यहां नहीं आएगा, इसका मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई लिखते जाएंगे, लास्ट में इनको कर लेंगे मर्ज जैसे भी करना है अपने को। द थर्ड लोवेस्ट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इज 26, थर्ड लोवेस्ट कौन है भैया, 1 2 3, तो इसकी जो बुक्स की संख्या होगी क्या होगी, 26 होगी। एंड ई सोल्ड 50 बुक्स, ई 50 बुक बेचेगा, तो ई का 50, ये सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब अपने को इनको मिला के इसमें पुट करना है इस डायग्राम के अंदर, वही खेल है सारा का सारा। कैसे करेंगे अब भैया, तो सोचो आप आराम से, जो यहां रखा इसको रखो कि इसमें कहां पुट कर दूं मैं, क्या जीओडी यहां आ सकता है, दोनों में से कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, जीओडी एक मान लो, जीओडी में से डी तो नहीं आ सकता, लेकिन जी तो आ ही सकता है, यहां आ जाएगा जी, यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा ई, आ सकता है कि नहीं आ सकता है, यहां जी यहां डी, ठीक है, और यहां पर यहां जी यहां डी यहां ए यहां ई, तो ई की पोजीशन लास्ट क्या बनेगी ये, ठीक है। तो यहां जी आ गया, यहां डी आ गया, यहां ए आ गया, ई आ गया, इसके इधर ही जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो मान लो इसके इधर आओगे ना आप लोग, तो ई इसको क्रॉस कर जाएगा उधर की साइड में, तो इधर वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो मैंने सोचा जी और डी यहां तो आ नहीं सकते, अब मेरे को यही तो इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको सेट करूंगा, इसको तो नहीं सोचूंगा अभी, ये सबसे ज्यादा तो यही इन्फॉर्मेशन है, तो इसको सेट करने की कोशिश करूंगा। तो जी और डी यहां तो आ नहीं सकते, अब जी और डी में से डी तो यहां आ नहीं सकता, तो जी सोच लिया यहां पे, जी अगर यहां आएगा तो डी यहां आएगा, एक बार सोच रहे पॉसिबिलिटी के बारे में। फिर यहां ए आएगा, यहां ई आएगा, तो ई क्या इसके उधर जा सकता है, नहीं,
ई यहाँ हो ही नहीं सकता और उसके उधर जगह नहीं है, तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। और क्या बनाओगे, इसको उधर खिसका के सोचोगे तो ई उधर चला जाएगा। तो सीधा सीधा बन गया अपना कि भैया जी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, बन गया ई। अब सी एफ से ज्यादा है, दो ही जगह बची, सी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, तो एफ इधर आ गया, सी इधर आ गया। बोला था ना ये पास पास नहीं आएंगे कि कैसे भी आ सकते। आगे सेट हो गया सारा। ई का क्या नंबर था, 50 था नंबर। ये लॉजिक बड़ा ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लिया। अब इसके ऊपर बेस देखो, क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। Which of the following is the possible number of books are sold by C? C के द्वारा पॉसिबल नंबर पूछा है, फिक्स बोलते तो बोलते नहीं बता सकते। C का पॉसिबल नंबर क्या है, तो C का पॉसिबल, C 50 से बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो जो 50 से बड़ा हो। तो सारे ऑप्शन ढूंढने मैंने, 50 से बड़ा एक ही मिला मेरे को, 61। मैं बोलेंगे सर नन ऑफ दीज भी तो कर सकते हैं, नहीं, नन ऑफ दीज तब करते कि इनमें से कोई भी पॉसिबल नंबर ही होता। उसने सिर्फ पूछा पॉसिबल नंबर कि भैया कितना हो सकता है, क्या 61 हो सकता है, हो सकता है। उसने पॉसिबल ही पूछा, तो 61 ही आंसर करेंगे, नन ऑफ दीज नहीं करेंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि बच्चों को डाउट हो जाते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं इसके अंदर। फिर क्वेश्चन बोला हाउ मेनी पर्सन सोल्ड मोर बुक देन सोल्ड बाय जी। जी से ज्यादा कितने ऐसे लोग हैं जो जी से ज्यादा बुक बेचते हैं। देखो जी के इधर कितने लोग हैं, फिर 1 2 3 4 लोग हैं, आंसर हो जाएगा 4। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ जी एंड एफ आर टुगेदर सोल्ड 34 बुक्स। तो जी और एफ मिला के 34 बुक्स सोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे कई बार कैलकुलेशन दे देता है हल्की फुल्की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय बी। बी के द्वारा पॉसिबल बुक कितनी होगी। तो पहले जी और एफ का देखो, जी 26 बेच रहा है। देखो जी अगर 26 बेचेगा तो एफ कितना बेचेगा, 26 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एफ बेचेगा 8। ठीक है, पूछा है बी का पॉसिबल नंबर। ठीक है, एफ 8 बेचेगा, तो बी का पॉसिबल नंबर क्या होगा, 8 और 26 के बीच में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एफ और जी के बीच में है। तो 8 और 26 के कोई भी बीच का नंबर होगा वो बी का नंबर हो जाएगा। तो देखो ये 8 और 26 के बीच का नंबर देखो, ये भी नहीं है, यही नंबर है, ये 26 ही है क्या, ये तो नहीं 26 भी नहीं होगा, 17 होगा। 26 तो उसमें दिया हुआ है ना, 8 और 26 के बीच का नंबर होगा 17। 7 छोटा हो गया, 35 बड़ा हो गया, 26 तो उसमें दिया ही है, तो वो नहीं होगा, तो 17 होगा नंबर। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर भी बड़े सोच समझ के समझदारी से करने हैं अपने। अच्छा 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं। चलो जी, ये इसके कमेंट करके आंसर बताना आप लोग मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो एग्जाम आने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आया, उसमें लास्ट ईयर ही आया हुआ क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से प्यार से करेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ जी। 6 persons A, B, C, D, E, F attend different number of lectures one after the other but not in the same order as given। ठीक है जी, 6 लोग हैं, अपने को इतना पता है बस। बोला D attend more lecture than B but not the highest। तो सबसे पहले तो 6 लोग बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बना दिए अपने। 6 लोग बनाने के बाद क्वेश्चन बोला D attend more lecture than B। तो ये नीचे तो लिख नहीं सकते, डी बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड, बट नोट द हाईएस्ट। डी हाईएस्ट नहीं होगा, इसलिए बनाया है ताकि यहां लिख दूं मैं कि डी हाईएस्ट नहीं होगा, बस वेरी सिंपल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2 persons अटेंड द लेक्चर बिटवीन डी एंड ई। ये नई लैंग्वेज आई है। 2 पर्सन डी और बी ई के बीच में होंगे, यानी कि डी और ई के बीच में 1 2 ऐसे होंगे, लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ई इधर हो जाए डी इधर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीच में 2 लोग होंगे। आगे बढ़ते हैं। एफ अटेंड्स मोर लेक्चर देन ए। एफ जो है ना ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करेगा। आगे क्या बोला है, 1 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में 1 पर्सन अटेंड करेगा, और ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, ये बोला क्वेश्चन ने। ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं कर पा रहे, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एसबीआई क्लर्क के अंदर, अभी तक इसका कोई पॉसिबल नहीं है, कुछ लिंक भी नहीं हो रहा है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर देन बी। देखो नेगेटिव इन्फ्लुएंस, सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, यानी सी बी से ज्यादा नहीं करेगा तो कम करेगा भैया, तो क्या होगा, इधर लिख देता हूं कहीं पे, तो बी से कम करेगा सी। सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर है, तो बी से ज्यादा नहीं है ना, बी से कम है, तो वो उल्टा करके लिख दे, बस लैंग्वेज उल्टी बोली है और कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। सी डज नॉट अटेंड द लीस्ट लेक्चर, सी सबसे कम लेक्चर वाली जगह यहां नहीं आएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे लिंक करेंगे हम, ऐसे
तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार फंस जाता है कि सीधा सीधा कुछ यहाँ पे आता ही नहीं है। तो अब देखो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी किस में कर सकते हो आप, डी और ई के बीच में दो लोग बैठ रहे हैं, डी के बारे में ये भी दिया है, डी के बारे में ये भी दिया है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं कि डी कहाँ कहाँ आ सकता है। ठीक है, डी देखो आपका यहां तो आ नहीं सकता। ठीक है जी, डी क्या आ सकता है यहां पर, डी यहां तो आ नहीं सकता आपका, तो मान लेते हैं एफ तो आ ही सकता है यहां पर, है कि नहीं आ सकता एफ यहां पर। ठीक है, तो मान लेते हैं एफ आ गया यहां पर। एक काम और करते हैं, ये बी और सी देखो यहां लिखा हुआ है, इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, तो सोचने में थोड़ी आसानी होगी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया वरना कंबाइंड ही लिखना था। ठीक है, तो यहां पे ई तो आ ही सकता है, डी तो नहीं आ सकता, ई आ सकता है। ई को एक दो छोड़ के यहां डी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो डी के बारे में ये दिया है ना, और डी के आगे बी और सी आने चाहिए नहीं आने चाहिए, बी यहां आएगा, फिर सी क्या यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, तो डी और ई दोनों ही नहीं आएंगे यहां पर, ये पॉसिबिलिटी खत्म। यहां डी और ई में से कोई भी आ सकता है, एक दो छोड़ के यहां डी और ई में से कोई भी आ सकता है, आप सोचते कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, डी यहां आ जाए। ठीक है, पहले तो ई सोचता हूं, देखो ई यहां आएगा, एक दो छोड़ के डी यहां जाएगा, तो डी के आगे बी और सी कहां जाएंगे, दो लोगों की जगह ही नहीं बचेगी। इसका मतलब ई तो आ सकता है यहां पर, एक दो छोड़ के यहां डी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो समझदारी की बात तो है, इसमें बना के देख लो एक बार, नहीं बने तो आगे सोचेंगे, लेकिन कई बच्चे सोचते सर हम तो कंफर्म होना चाहते हैं, तो सोच लो, एक तो पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, यहां डी और यहां पर ई। अब कई बच्चे सोचे सर आगे सोचेंगे हम तो डी, कोई बात नहीं, सोच लो, यहां ई सोचो और एक दो छोड़ के डी, तो आगे तो बी आएगा नहीं, तो यहां ई सोचो आप। ठीक है, तो ई और डी में तो डी के आगे डी बचेगा, तो कैंसिल, तो यहां ई सोच लिया। ठीक है, तो कैंसिल हो गया। अब यहां डी सोचो, एक दो, ई आएगा कि नहीं आएगा यहां पर, तो ये दो ही केस बन रहे हैं यहां पर, तो दो केस बना के देख लो, दो केस बना के अपन लोग देख लेंगे। ठीक है जी, तो बना के देखते हैं भैया, तो एक ऊपर बनाऊंगा एक नीचे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, इसमें डी इसमें ई, एक तो ऊपर बनाऊंगा केस। ठीक है, पहले ये बना देता हूं, फिर वो दूसरा बना के देख लेंगे। ठीक है, चलो ये यहां हो गया। अब देखो डी के इधर बी और सी आने आने, क्या सी यहां आ सकता है, नहीं आ सकता, तो इसका मतलब बी यहां आएगा, सी यहां आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बी यहां देखो, बी या तो यहां आ सकता है, या बी यहां आएगा तो सी यहां आ जाएगा, आगे तो जाएगा नहीं, बी यहां आ जाएगा तो सी को यहां जाने पड़ेगा, तो आ ही नहीं सकता। दो ही लोग बचे, एफ और ए, एफ और ए। हाँ देखो, एफ और ए के बीच में कुछ बोला था ना, सी और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो एक ही बैठ रहा है, बन गई बात, दूसरा केस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर बनाना चाहो तो कैंसिल हो जाएगा, मैं बना के बता देता हूं। दूसरा केस क्या सोचा था, डी को यहां सोचा था, डी यहां हो जाएगा। देखो बनाने की जरूरत नहीं होती, एक केस बन जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी में छोड़ देते हैं अपन। कितने लोग हो गए, तीन, तीन छह हो गए, डी यहां हो जाएगा, एक दो छोड़ के आपका ई यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, तो डी के बाद में बी और सी आएंगे कि नहीं आएंगे, बी और सी आएंगे। अब बताओ सी का एक छोड़ के बैठ पाएगा क्या, ना तो इधर बैठ पाएगा ना उधर बैठ पाएगा, तो ये कैंसिल ही होगा। जैसे कई बार दो पॉसिबिलिटी केस आते हैं, तो बना के अपने को देखना पड़ता है। ठीक है जी, दिमाग में सोचते तो तब भी कैंसिल हो सकता था, लेकिन मैंने बना के दिखा दिया, कोई नए बच्चे हैं, कोई दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए तो देख सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें ये शानदार तरीके से सीक्वेंस यहाँ पर अपनी बन गई है। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं भैया, इनके क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब आसान आसान से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन तीसरा सबसे अधिक व्याख्यान में भाग लेता है, कर सकते हैं। तीसरा सबसे अधिक कौन है भैया, एक दो तीन, कौन है, बी है। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड जस्ट लेस नंबर लेक्चर देन बी, बी से जस्ट कम कौन है, जस्ट पूछा है, जस्ट लेस नंबर, तो बी से जस्ट छोटा कम वाला, बी से जस्ट कम कौन है, सी, तो सी आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन अटेंड हाईएस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ लेक्चर रेस्पेक्टिवली, हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट कौन है एफ, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है ई, तो एफ और ई हो जाएगा, ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये आपका आईपीएस क्लर्क प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप लोग क्लास रोक के ट्राई जरूर से करना इन क्वेश्चंस को। ठीक है,
चलो भाई फटाफट देखते हैं इस प्रश्न में क्या होता है। एक मेंस का क्वेश्चन भी लिया है मैंने, आसानी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था, तो कभी आ जाए एसबीआई पीओ वगैरह प्री में तो मेंस का क्वेश्चन भी एक कलर का लिया हुआ है, वो आगे देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 पर्सन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर हाइट, हाइट का कंपैरिजन दे रहा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो अपन तो वैसे डिक्रीजिंग में लिखते हैं, बड़ा छोटा 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 ऐसे। क्यू एंड पी आर टॉलर देन यू, ठीक है, तो क्यू और पी दोनों टॉलर है यू के। अब नहीं पता कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, इतना नहीं पता अपने क्यू और पी में, लेकिन दोनों यू से बड़े हैं तो ऐसे लिख दिया अपन ने सिंपल तरीके से। ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी। अब यहां लिखना बनाना पड़ेगा अपने को, छह लोग बना दिए इसे। इसने क्या बोला, ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन टी, एक ही पर्सन टी से छोटा है, तो टी यहां आएगा तभी इससे केवल एक ही पर्सन छोटा होगा। ओनली वन पर्सन, ज्यादा नहीं हो सकते छोटे, टी यहां जाएगा दो छोटे हो जाएंगे, यहां जाएगा तीन हो जाएंगे छोटे, तो यहां आएगा तभी एक पर्सन छोटा होगा केवल, तो टी की पोजीशन फिक्स हो गई अपने पास, इसीलिए अपन ने बना के लिख दिया। आर इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन क्यू, ठीक है, तो अब ऐसे इसके इधर मत लिख देना क्योंकि और पी को नहीं पता, तो अलग से लिखेंगे आर इज टॉलर देन यू बट शॉर्टर देन क्यू, क्यू से छोटा है। अब पी का नहीं पता अपने को कहा इनके बीच में, नहीं तो इसी में अरेंज कर देता मैं कुछ, तो एक बार साइड में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ आर इज 154 सेंटीमीटर, आर की हाइट जो है 154 सेंटीमीटर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस बिटवीन द आर एंड पी इज 8 सेंटीमीटर, आर और पी का जो डिफरेंस है, अब नहीं पता कौन बड़ा है छोटा है, तो मोड में लिखेंगे। इस मोड का मतलब होता है ये आर माइनस पी भी हो सकता है, पी माइनस आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बाद में पता लगेगा अपने को कौन बड़ा है कौन छोटा है उस आधार पे, तो अभी साइड में लिख दिया। हाइट ऑफ आर इज ये हो गया सब, एज मेनी परसेंट टॉलर देन पी एज शॉर्टर देन यू, इसका मतलब क्या है, पी से टॉलर का मतलब पी के इधर जितने लोग आएंगे उतने ही लोग यू के उधर आएंगे, यही है कि नहीं अरेंजमेंट। एस इज शॉर्टर देन यू, एस जो होगा शॉर्टर देन यू होगा, यानी एस यहां है, ठीक है, इधर भी ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एस का कंपैरिजन ऐसे कर दिया, एक जगह कर दो दोनों जगह लिख दो, इससे पता लगती है चीजों का, एक जगह लिख देते हैं दूसरे जगह तो कंफ्यूज हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है उसके बारे में सोचते हैं। देखो यू के इधर आर भी आएगा, क्यू भी आएगा, पी भी आएगा, इधर ही आएंगे नहीं आएंगे, यू के इधर 3 लोग तो आने ही आने, और यू के इधर एक बंदा भी आना है, क्या यू यहां आ सकता है, पॉसिबिलिटी पे सोच, क्या यू यहां आ सकता है, तो एस कहां जाएगा फिर आगे, ठीक है, यू यहां आ सकता है, तो इसके पीछे कितनी जगह बची, 1 2 3, 3 तो आने चाहिए, आर क्यू पी, तो यू की पोजीशन आपकी यही बनती है, बनती नहीं है दूसरी, पीछे 3 लोग आने चाहिए, आगे 1 लोग आना चाहिए, तो यही बनती है। एस तो यही आना है, इधर आना है, तो एक ही जगह बची, ठीक है। अब अपने को पी का नहीं पता कुछ भी कहां है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी इससे पता लग जाएगा। यू के इधर उतने क्यों के, यू के इधर 1 2 है, तो पी के उधर भी 2 होंगे, तो पी इधर आ जाएगा, और क्यू और आर में रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब क्यू यहां आ जाएगा, आर यहां आ जाएगा, सेट हो गया मामला। आर का जो सेटलमेंट था हाइट का वो 154 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ आर बड़ा है कि पी बड़ा है, आर ही बड़ा है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है सेम है, एकदम से सही है। अगर आर 154 होगा तो पी इधर जाएगा, 8 इसमें से माइनस होगा तो 146 होगा कि नहीं होगा, तो पी आपका क्या हो जाएगा 146, ठीक है। इसने क्या बोला था, आर और पी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, तो 8 का डिफरेंस है कि नहीं है, और आर पी से बड़ा भी है, ये भी ध्यान रखना है। ये 146 थोड़ा साफ लिख देता हूं, आसान से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल प्यार से एकदम सरल तरीके से क्वेश्चन करते जा रहे हैं, ऐसे सोचोगे तो हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन में कई बच्चे उलझ जाते हैं, यार ये कैसे इधर, अगर तरीके से जाओगे ना कोई क्वेश्चन नहीं उलझेगा एग्जाम के अंदर। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं सरल सरल से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, देख लो भैया, ये शॉर्टेस्ट ये सेकंड शॉर्टेस्ट, तो टी आ जाएगा आंसर। कितने व्यक्ति यू से लंबे हैं, यू से लंबे कितने भैया, 1 2 3 लोग यू से लंबे हैं। व्हाट मे बी द हाइट ऑफ क्यू, क्यू की हाइट क्या हो सकती है, देखो भैया क्यू की हाइट 154 से ज्यादा होगी, क्यू की हाइट कुछ न कुछ, तो वो देखना है अपने को। तो 154 से बड़ा नंबर है कोई, 158 है, तो वो आंसर कर देंगे बस, बाकी कोई नंबर देखो 154 से बड़ा नहीं है, देख लो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आईबीपीएस कलर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, तो मैंने सोचा आपको ये लैंग्वेज समझानी चाहिए, ऐसी कभी एग्जाम में लैंग्वेज आ जाए
तो अपने को समझ में आना चाहिए। ये प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मेंस में आएगा तो वहीं आएगा, प्री में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसी लेवल का सा क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर अपने। देखो क्वेश्चन क्या बोला, 7 पर्सन्स आर डिफरेंट एज, 7 लोग हैं अलग अलग एज के, ठीक है। एज का कंपैरिजन कर लिया, जरूरी नहीं वेट, हाइट, एज, नंबर ऑफ पेन्स, कुछ भी कंपैरिजन कर सकता है। बस ध्यान अपने को ये रखना है कि लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है, और जो ग्रेटर देन लेस देन में कहीं कुछ गलत नहीं लिख देना है फाइनल लिखते टाइम पे। जैसे अपने को लिखा P ग्रेटर देन U, अब अपने को कंफर्म ही नहीं है कि P और U के बीच में भी कोई आ सकता है क्या, और अपन ने P ग्रेटर देन U ही लिख दिया, वो कंफर्म करना है अपने को, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस करने आराम से। देखो पजल को अगर आप लोग पढ़ते हो तो अगर आप लैंग्वेज अच्छे से समझ लेते हो, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ही दिया होता है, इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ लेते हो और उनको लिंक अच्छे से कर लो, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं है, पजल सबसे आसान टॉपिक है ये, ठीक है। तो आराम से अगर सही तरीके से सुलझे हुए तरीके से चलें तो सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं। आ जाओ भैया, 7 पर्सन्स आर डिफरेंट एजेस, U इज ओल्डर देन W, U बड़ा है W से, बट यंगर देन V एंड Q, यंगर है V और Q से, ऐसे लिखेंगे। लैंग्वेज समझना, इसके आगे बोल दिया हु इज यंगर देन V, Q यंगर है V से, तो ये जो यहां कंफ्यूजन था ना Q और V में, ये दूर हो गया कि Q यंगर होगा V से। तो ये चार अरेंजमेंट आ गए साथ में से अपने पास में, आधा क्वेश्चन तो खत्म ही है। आगे देखते हैं, T इज ओल्डर देन R, T इज ओल्डर देन R बट यंगर देन U एंड S, ये भी U एंड S बोल रहा है, बस यंगर देन U एंड S। हु इज यंगर देन U, अब हु एस के बारे में बोलता है ना, तो जिसको बच्चे को लैंग्वेज अच्छे से आती है वो समझ जाएगा। हु इज यंगर देन एस यू, सॉरी एस, हु इज यंगर देन यू, यानी एस यंगर है, तो यानी ये डाउट भी क्लियर हो गया। एस होगा यंगर देन यू, ठीक है। तो ये जो यू और एस का जो कंफ्यूजन था ना, टी से बड़े यू और एस है, तो अपन को इसे स्लेस लगा के लिखना पड़ता था, लेकिन अगली लाइन में क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया, हु इज यंगर देन यू, यानी कि एस के बारे में बोल रहा है, ये हु हमेशा लास्ट पर्सन के बारे में आता है, ठीक है। तो एस यंगर हो गया यू से, यही लिखा है अपन ने, तो ये अरेंजमेंट इतना बन गया। आगे देखते हैं, एज मेनी पर्सन ओल्डर देन क्यू, यानी क्यू के इधर जितने लोग आएंगे उतने ही लोग डब्ल्यू के इधर आएंगे, एज यंगर देन डब्ल्यू। द एज ऑफ फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन इज 60 ईयर्स, तो देखेंगे फोर्थ, अब एक बार बनाते हैं इसको, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं ना, 2 3 इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 7 लोग बन गए 7 लोग। क्या बोला इसने, द एज ऑफ द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन इज 60 ईयर्स, तो सबसे ओल्डेस्ट 1 2 3 4, तो ये वाला जो बंदा होगा 60 साल का होगा। अब ऊपर आते हैं अरेंजमेंट के, कहां क्या लिख सकते हैं अपन लोग। यू के बारे में देखो, यू के इधर 3 और एक 4 लोग आने चाहिए, और उधर 2 लोग आने चाहिए, तो यू के इधर 4 लोग आने चाहिए। पहले देखो 1 2 3 4, तो यू यहां आ सकता है। यू के इधर 4 लोग कौन कौन हो गए, 1 2 3, तो ये हो गया, 1 डब्ल्यू हो गया, इधर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, यू से छोटे होने चाहिए, तो यू, और यू से बड़े 2 लोग भी होने चाहिए, क्यू और वी, यानी यू यही आएगा, यहां आ जाएगा, तो क्यू और वी कहां जाएंगे फिर। तो यू जो है पॉसिबिलिटी में सोचा तो यू भाई साहब यहीं आएगा, ठीक है। अब यू से बड़े तो 2 ही है, वो कंफर्म है, तो वी और क्यू यहां आ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं। छोटे 4 लोग हैं, इसमें डब्ल्यू का कंफ्यूजन है भैया, डब्ल्यू कहां, यू के इधर किधर आएगा, देखो यू के इधर एस टी आर आएगा, फिर डब्ल्यू, अब डब्ल्यू इनके बीच में कहां गए कंफ्यूजन है, लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली, क्यू के उधर उतने, डब्ल्यू के इधर उतने, तो क्यू के उधर कितना 1, तो डब्ल्यू के इधर भी 1। अब बची 3 की सीक्वेंस अपने पास में, एस टी आर, एस टी, सिंपल। ये आपका मेंस में क्वेश्चन आया है, बताओ ऐसा। जो बच्चा ये हु को समझता है, एंड कैसे आता है उसको समझता है, वो आराम से कर लेगा। लैंग्वेज में जो उलझ गया उसका मामला वहीं खत्म। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितने व्यक्ति क्यू से छोटे हैं, क्यू से छोटे कितने व्यक्ति भैया, 1 2 3 4 5, क्यू से छोटे 5 व्यक्ति हैं। इफ द एज ऑफ वी इज 80 ईयर्स, वी की एज 80 साल दे दी अपने को, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, तो यू की आयु क्या हो सकती है, हो सकती है यानी पॉसिबल पूछा है, तो यू का देखो, यू बीच में आ रहा है, तो यू 60 और 80 के बीच में कहीं आएगा,
तो 60 और 80 के बीच का नंबर देख लो, कोई है क्या भैया 60 और 80 के बीच का नंबर? 65। बाकी कोई भी ये 60-80 के बीच का नहीं है, ये भी नहीं है 60-80 के बीच का, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई नहीं। 60-80 के बीच का नंबर ही एक ऑप्शन ही इस हिसाब से सेट हो जाएगा। व्हाट विल बी द एज ऑफ टी इफ द एज ऑफ टी इज ट्वाइस दैट ऑफ आर? टी की जो एज होगी वो आर का डबल होगी। हु किसके लिए? आर के लिए। लैंग्वेज वही क्लियर होना चाहिए। हु इज 1/4 ऑफ द एज ऑफ एस? तो आर की जो एज होगी ना वो एस का 1/4 होगी, ये बोला है क्वेश्चन। तो एस की एज कितनी है दी है क्या? 60 साल। तो एस की एज अगर 60 साल होगी तो आर की कितनी होगी? 15 होगी। आर की 15 होगी तो टी की कितनी होगी? 30 साल होगी। ये लो ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। तो छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी क्लास में अपन ने कवर कर लिया। यहां अपना पजल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर भी कुछ बच गया हो प्री लेवल के ऊपर कि सर ये वाला टाइप का क्वेश्चन बच गया, देखो पजल में भंडार है, पजल तो कितना भी सोल्व कर लो कोई कमी नहीं है। एक टीचर आपको क्या सिखा सकता है? एक टीचर आपको इतना सा ही सिखा सकता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज आती है, उनमें इंफॉर्मेशन कैसे कैसे लिंक करें, क्या बेसिक होता है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, उनको कैसे कैसे सुधारना है। लास्ट में प्रैक्टिस आपको ही करनी होती है। कुछ डाउट आता है तो टीचर से आपको ही पूछना होता है, तो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है। शुरू के 24 घंटे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं मैं और उनके रिप्लाई भी करता हूं। सारे बच्चों देख भी रहूंगी इन दिनों में। और अपना बैच बिल्कुल सही चल रहा है। इसी तरीके से और भी बैच वगैरह लेके आएंगे। कल रात 8 बजे यानी कि 20 दिसंबर रात 8 बजे मैं बाकी चीज़ों का अनाउंसमेंट करूंगा, यूट्यूब का भी करूंगा, ठीक है। क्या क्या क्लासेस लेके आने वाले हैं, उनका आधार जो होगा ना वो आपके सजेशन ही होंगे, क्या क्या लेके आने वाले। तो आप लोग सजेस्ट किया कीजिए कि सर हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उनके ऊपर हम जरूर से विचार करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा वो करने का प्रयास करेंगे। सोमवार से सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। आपने बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कुछ एक अलग मेथड है उससे पढ़ाओ सर हमें सिटिंग अरेंजमेंट। मुझे क्यों बोल रहे हैं, शायद समझ नहीं आ रहा होगा कहीं और पे। तो मैं उसी मेथड को, ठीक है, उसी मेथड से अच्छे तरीके से, नए तरीके से बिल्कुल आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बेसिक मेथड से ही पढ़ाऊंगा, दूसरे मेथड से ही पढ़ाऊंगा, ट्रिक वाले से भी। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि एग्जाम में जब जाते हैं सब बेसिक वाले से ही लग जाते हैं। तो अपन सीखेंगे ऐसे कि एग्जाम में जाके भी वो मेथड अप्लाई कर पाए अपन लोग। तो सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है। कल रात को 8 बजे अपनी इस क्लास की जगह पे लाइव इवेंट होगा, उसमें आप सभी को जरूर आना है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।